तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसको हम शॉर्टकट में EN भी लिख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम शॉर्टकट में EN भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो डेफिनेशन है वो क्या है एक्चुअली में, ठीक है, जो NCERT में दी गई है मैं वही डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है, ताकि ये ना आपको कोई ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं हो। तो NCERT में जो डेफिनेशन है वो ये है, ए क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द ability of an atom in a chemical compound attract said electrons to itself is called electronegativity। मतलब जैसे कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, किसी केमिकल कंपाउंड में एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो जैसे कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है यहाँ से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, आप दिख रहा है आपको, ठीक है। तो होता क्या है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ठीक है, एक एटम ऐसा होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगी, एक दूसरे वाले की मोर होगी, है ना। सपोज करो वाई है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, मोर है, ठीक है। एक्स है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लेस है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो क्या करेगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो वाई है वो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के खींचने के कारण क्या होगा, वाई पे है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है, और एक्स पे उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक क्वालिटेटिव मेजर है, ठीक है, किसी एटम का। क्वांटिटेटिव का क्यों नहीं है, देखो किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं है वो 10 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, 12 खींचेगा, ठीक है, वो क्वांटिटी की बात नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। हम क्वालिटी की बात करेंगे, ठीक है। क्वालिटी एक होती है क्वांटिटी, एक होती है क्वालिटी, ठीक है, दोनों में फर्क होता है, ठीक है। तो भी जो क्वालिटेटिव एबिलिटी होती है उसका मतलब ये होता है कि यदि एक्स और वाई के बीच में मान लो एक कोवलेंट बॉन्ड है, यदि वाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जो कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्वालिटेटिव मेजर है, ठीक है, किसी एटम का, ठीक है। तो यदि वाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक्स के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस चीज पे डिपेंड करती है, ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है, ठीक है। देखो इट डिक्रीजेज व्हेन रेडियस इंक्रीजेज, जब भी साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों, देखो जैसे मान लो आपके पास एटम्स है ऐसे, ठीक है, मैं ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ शेल कितने हैं, 2, और यहाँ पे नंबर ऑफ शेल कितने हैं, 3 है मान लो। ठीक है, तो ये साइज क्या है, बड़ा है, इसमें नंबर ऑफ सेल क्या है, मोर है, ठीक है। अब मान लो इस किसी दोनों एटम में से किसी को एक को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना है, ठीक है। जैसे मान लो ये एटम है एक्स है और ये वाई है ना, और ये दोनों जेड के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, किसी जेड के साथ इस तरह से बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। मान लो एक्स और वाई है, वो दोनों ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, दोनों ही जेड से क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो होगा क्या, दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, है ना। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, एक्स खींचेगा या वाई खींचेगा, आप बताइए मुझे, ठीक है। साइज है वो एक्स और वाई की, आपको मैंने बताई दी है, ठीक है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ठीक है। देखो इसकी साइज क्या स्मॉल है, इसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस इतना ही है ना। मान लो ये इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का डिस्टेंस इतना ही है। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस क्या बढ़ गया, ठीक है। जब भी एटम की साइज बढ़ती है उसकी रेडियस बढ़ती है, तो क्या होगा, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, जो जेड एटम है उसका एक्स की न्यूक्लियस से डिस्टेंस और जेड की वाई से न्यूक्लियस के डिस्टेंस में आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे लेस डिफरेंस है ना, दोनों के न्यूक्लियस में लेस डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। मान लो ये जेड का ये इलेक्ट्रॉन और उसके न्यूक्लियस में क्या है, लेस डिफरेंस होगा, है ना, क्योंकि इसका साइज क्या है, छोटा, तो इसका साइज क्या है, बड़ा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो साइज के बढ़ने से क्या होती है, डिक्रीज करती है। जैसे जैसे साइज बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। इसीलिए आपने पढ़ा होगा
कि जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हो, ग्रुप में जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो होता क्या है, एटम का साइज बढ़ता है, ठीक है। तो साइज बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन जिसको अट्रैक्ट करना है उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ग्रुप में साइज बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। और मेटेलिक करेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं। मेटेलिक करेक्टर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ग्रुप में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है वो ये होता है, ठीक है। पीरियड में क्या ऑर्डर होता है ये आपको पता है सबको। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होगी, पीरियड में हम जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इट डिक्रीजेज व्हेन रेडियस इंक्रीजेज, जब रेडियस बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है, सॉरी डिक्रीज होती है। इट इंक्रीजेज विथ जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक है, जब न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ेगा तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यदि किसी एटम की न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो उस एटम की जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इट इंक्रीजेज व्हेन जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज। नेक्स्ट, इट डिक्रीजेज व्हेन सिग्मा डिक्रीजेज, सिग्मा इंक्रीजेज, ठीक है। सिग्मा क्या होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है। जब स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों, देखो जेड इफेक्टिव और सिग्मा में मैंने क्या रिलेशन बताया था, जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा होता है ना, ठीक है। अब आप देखिए सिग्मा को इंक्रीज करेंगे तो जेड माइनस सिग्मा मतलब यानी जेड इफेक्टिव क्या होगा, डिक्रीज होगा। यदि सिग्मा इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इस तरह से इसका सिग्मा के साथ ये रिलेशन है। सिग्मा होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, है ना, स्लेटर रूल में आता है, मैंने आपको पढ़ाया था, अभी हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ रहे थे तो मैंने आपको स्लेटर रूल पढ़ाया था, ठीक है। तो स्लेटर रूल में आता है आपका सिग्मा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट इंक्रीजेज व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेज, ठीक है। जब किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। जैसे मान लो आपके पास M-1 है या -1 में चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे +1 चार्ज है, यहाँ पे +2 चार्ज है, यहाँ पे +3 चार्ज है, ठीक है। तो देखो जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब मान लो आपके पास सोडियम है, ठीक है, और एक Na+ है ना, तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na+ बना दिया। तो देखो पॉजिटिव चार्ज का मतलब उसने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, ठीक है। अब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया तो इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, डिफिशियंसी होगी, मतलब कमी होगी, है ना। तो वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। यदि किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ती है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और किसी पे नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ती है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। यहाँ तक कोई डाउट इसी पॉइंट में, एनी डाउट? अब बात करते हैं नेक्स्ट, इट इंक्रीजेज एज मच एज द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल इंक्रीजेज, है ना। ये तो मैंने आपको कल ही बताया था शायद, है ना, हम क्लास हुई थी जब हम बेंट रूल पढ़ रहे थे, हमने देखा होगा जितने ज्यादा एस परसेंटेज करेक्टर होंगे, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बिकॉज एस परसेंटेज करेक्टर का मतलब जो आपका एस ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है ना, उसकी पेनेट्रेशन पावर क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। जब पेनेट्रेशन पावर ज्यादा होगी, ठीक है, तो उसका मतलब जो जब पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी इसका मतलब वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है ना, और इलेक्ट्रॉन को वो ज्यादा टाइटली अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए यदि बाहर से ही कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, तो जो आपका एस परसेंटेज करेक्टर ज्यादा होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है ना। increases as much as percentage of s character in hybrid orbital increases, ठीक है। मैंने पढ़ाया था आपको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, है ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, आप देख सकते हो, ठीक है, ये C6 C2H6 है, मतलब ये इथेन है ना,
देख सकते हो आप कार्बन की टेट्रावेलेंसी है ना। तो देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछे है ना, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें, 1 2 3 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना। हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ लिया है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। यहाँ पे लोन पेयर है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन वो क्या होगा, sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, sp3, ठीक है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर कितने हैं, देखो एस कितना है यहाँ पे, एक ऑर्बिटल। टोटल ऑर्बिटल कितने हैं यहाँ पे, 3p और एक एस, कितने हैं 4 इंटू 100, ठीक है। तो 1/4 इंटू 100 मतलब 25% यहाँ पे एस करेक्टर है, ठीक है। तो जब 25% एस करेक्टर होते हैं, ठीक है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, ठीक है, 2.5 होती है। पॉलिंग स्केल पे यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई जाती है, ठीक है, 2.5। अरे कार्बन कार्बन को 2 बार इसलिए काउंट किया ना भाई, इस कार्बन के एक सिग्मा ये पीछे, एक आगे, ये एक ये है ना। इस कार्बन का ये भी सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन का ये भी सिग्मा बॉन्ड है। जो कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो दोनों दोनों के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो दोनों के हाइब्रिडाइजेशन में काम आएगा, ठीक है। दोनों का sp3 ठीक है, दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। तो जब sp3 है तो कार्बन का सॉरी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कितनी होती है, 2.5 होती है, ठीक है। अब मैं इथीन को बनाऊं, ठीक है, डबल बॉन्ड लगा दूं, तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इधर भी 2 हाइड्रोजन, है ना। कार्बन की वैलेंसी अभी भी 4 है। तो अब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे, एक सिग्मा, 2 सिग्मा, और पाई बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है, एक मतलब डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा एक पाई, है ना। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा 2 पाई। तो यहाँ पे जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पे जो परसेंटेज एस करेक्टर होंगे वो कितने होंगे sp2 में। एस ऑर्बिटल कितना आपका, एक। टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, एक एस 2p मतलब 3 हो गए। तो 1/3 इंटू 100 कितने हो गए, 33.3%, ठीक है। और जब एस परसेंटेज करेक्टर यहाँ पे क्या हो गए, बढ़ गए ना, 25 से कितने हो गए 33.3। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ जाती है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.75 हो जाती है, कितनी हो जाती है, 2.75, ठीक है। जब sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, देखिए यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, इथाइन है। यहाँ पे देखो एक सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, है ना। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने, 2। इसका भी sp, इसका भी sp है, ठीक है। तो यदि sp हाइब्रिडाइजेशन है तो परसेंटेज एस करेक्टर कितने होंगे, एस आपका कितना है, एक। टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 2। तो 1/2 इंटू 100 कितने हो जाएंगे, 50%, ठीक है। इसमें परसेंटेज करेक्टर और बढ़ गए तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, और बढ़ गई, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ते हैं, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। कई स्टूडेंट्स ने मेरे को क्वेश्चन भी पूछा था टेलीग्राम पे इसके बारे में, मैंने बताया था जब पढ़ाएंगे तब बोलेंगे इसके बारे में, ठीक है। ठीक है, अब क्लियर है, शायद दृष्टि ने पूछा था, क्लियर है, इसमें कोई डाउट, उदय प्रताप। केशविन आवाज आ रही है ठीक से, समझ आ रहा है केशविन। किसी स्टूडेंट को यदि नहीं समझ में आता तो हैंड राइज कर सकता है, ठीक है। परसेंटेज एस करेक्टर किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। और परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या ऑर्डर या ट्रेंड होता है, ये मैंने आपको बेंट रूल में भी कराया था, है ना, ऐसा कुछ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अरे परसेंटेज एस करेक्टर इतने सिंपल है भाई, जैसे तेरे पास sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें कितने एस परसेंटेज करेक्टर है यार, जैसे यहाँ एस कितना है, एक। टोटल कितने ऑर्बिटल है, एक एस और एक पी, बस यही तो है परसेंटेज एस करेक्टर। 50% हो गए, पी कितने हो गए, 50% हो गए, एस पी 50%, वैसे निकाल लो।
देखो स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, ठीक है। मतलब स्केल से वैसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम रेयर केस में आते हैं, कोई क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी हम स्केल को एक बार देखेंगे, ठीक है। क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ध्यान दो, आपने पहले भी पढ़े होंगे, मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो स्केल था वो पॉलिंग स्केल है, ठीक है। और जब भी आप पीरियोडिक टेबल में या एनसीईआरटी में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू पढ़ते हो वो पॉलिंग स्केल पे ही होती है, ठीक है। जैसे फ्लोरीन की कितनी होती है, 4 होती है, ऑक्सीजन की कितनी होती है, 3.5 होती है, ठीक है। ये सब पॉलिंग स्केल पे ही बेस्ड होती है, ठीक है। और जो पॉलिंग स्केल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कुछ एटम्स के आपको याद भी करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कई स्टूडेंट का नेटवर्क प्रॉब्लम है तो दोबारा कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे ए और बी दो एटम के बीच में बॉन्ड है ना, ए और बी के बीच में ये बॉन्ड बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। मान लो एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एक्स से, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एक्स बी, ठीक है। एक्स से क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, एक्स बी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ठीक है। तो पॉलिंग ने ये बताया था कि जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल टू 0.102 इंटू अंडर रूट डेल्टा ए बी, ठीक है। एक्स ए माइनस एक्स बी क्या होती है, एटम्स ए और बी के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उसका डिफरेंस होता है ना। ए और बी के बीच में जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो है एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल टू 0.102, ये नंबर है, इंटू अंडर रूट डेल्टा ए बी। डेल्टा ए बी होती है रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बॉन्ड ए बी इन किलोजूल पर मोल, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी है बॉन्ड ए बी की, ठीक है, किलोजूल पर मोल। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, ये सब चीजें आपके आगे आएगी, ठीक है, जब भी हम रेजोनेंस वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको ध्यान में रखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, बट आप टर्म का नाम ध्यान रख लो, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अब देखो जो रेजोनेंस एनर्जी होती है एबी बॉन्ड की वो कैसे निकालते हैं, एबी बॉन्ड की रेजोनेंस एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला होता है एक्सपेरिमेंटल एनर्जी माइनस थ्योरेटिकल एनर्जी, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटल माइनस थ्योरेटिकल। एक्सपेरिमेंटल एनर्जी को बोलते हैं हम ऑब्जर्व्ड एनर्जी, है ना। जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे एनर्जी की वैल्यू तो लिखोगे ही ना, मतलब एक्सपेरिमेंट से जो एनर्जी आती है वो क्या, कौन सी एनर्जी होती है, ऑब्जर्व्ड एनर्जी। तो आपकी जो एबी बॉन्ड की जो ऑब्जर्व्ड एनर्जी है वो माइनस एबी बॉन्ड की क्या है, थ्योरेटिकल एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी होगा। डेल्टा एबी क्या होगा, मोड ऑफ, मॉडुलस क्यों लगाया है, क्योंकि मुझे मोड लेना है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव चीज नहीं आ सकती, ठीक है। नेगेटिव चीज आने के बाद वो क्या हो जाती है, इमेजिनरी आ जाती है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा अंडर रूट के अंदर हमेशा हमें पॉजिटिव चीज ही रखनी होती है, ठीक है। हाँ, तो डेल्टा ए बी क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ई ए बी माइनस ई ए बी, है ना। ये ई ए बी ऑब्जर्व है, ये थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल का मतलब जो हम थ्योरी से निकालते हैं ना, जो फॉर्मूले से भी निकालेंगे, ठीक है। और ऑब्जर्व का मतलब जो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे निकाली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए बी थ्योरेटिकल है, देखो ये तो एक्सपेरिमेंट से आ जाएगी, ठीक है। ए और बी है, उसके बीच में जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जब मेजरमेंट करोगे या ए बी बॉन्ड की एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो एक्सपेरिमेंट से आएगी, आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। हमेशा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है वो क्वेश्चन में गिवन होती है। और थ्योरेटिकली हम कैसे निकाल लेंगे, ए बी बॉन्ड के बीच में जो एनर्जी है उसको थ्योरेटिकली हमने निकालेंगे अंडर रूट एनर्जी ऑफ ए इंटू एनर्जी ऑफ बी बी, है ना। ए बॉन्ड की एनर्जी इंटू बी बी बॉन्ड की एनर्जी का अंडर रूट, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट थ्योरेटिकल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास सारे वैल्यू पता है मुझे, ठीक है। ऑब्जर्व्ड एनर्जी कहाँ से आ जाएगी, गिवन होगी। थ्योरेटिकल कैसे निकालूंगा, एबी बॉन्ड के बीच में जो थ्योरेटिकल एनर्जी है वो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी इक्वल टू होगा अंडर रूट बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी, ठीक है। तो इस तरह से आप पॉलिंग स्केल पे बेसिस पे, है ना, रिलेशन बना सकते हो, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको रेजोनेंस एनर्जी का ध्यान में रखना है, ठीक है। ओनली दिस, बाकी फॉर्मूले रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। जो भी आप पढ़ते हो, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, बस यही सफिशिएंट है, ठीक है। हालांकि इस पे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है, रेयर चांसेज में आते हैं। आप देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के तो इन पे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो ये फॉर्मूला कई बार, है ना, मान लो कोई आपको डाटा दे दे उसके बेसिस पे मतलब पूछ ले कुछ, ठीक है, तब काम आ सकता है ना।
नहीं, इसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पॉलिंग स्केल पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो कुछ याद करनी है हमें, ठीक है। हमें सबको याद होनी चाहिए कौन कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है, वो आपको याद करनी है। कौन कौन से एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये सामने आपके लिखी है, ये सारे आप पढ़ लो, ठीक है। एक बार ये आपको याद करनी है, ठीक है। बाकी आपको याद नहीं हो, ठीक है, बट ये तो याद ही होनी चाहिए, ठीक है। कई बार आयनिक करेक्टर निकालना है, ये सब है, ठीक है, तो ये ध्यान में पता नहीं चलता, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल याद करके रखिएगा, ठीक है। बाकी की आप इनसे है ना एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। इनकी टॉप है तो थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, इनकी साइड में है तो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। बट ये आपको याद होनी चाहिए। तो देखो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एलिमेंट की होती है पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन की, ठीक है। उसके बाद किसकी होती है, ऑक्सीजन की, ठीक है, 3.5, है ना। क्लोरीन की कितनी होती है, 3.16। नाइट्रोजन की कितनी होती है, 3.04। ब्रोमीन की कितनी होती है, 2.85। सल्फर की कितनी होती है, 2.58। आयोडीन की कितनी होती है, 2.55। कार्बन की होती है 2.5। फॉस्फोरस की होती है 2.18। हाइड्रोजन की होती है 2.1। बोरॉन की होती है 2.04 और सिलिकॉन की होती है 1.8, है ना। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीज आपको याद करनी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने मेंशन भी कर दिया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सब इंपॉर्टेंट एलिमेंट, है ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या वेरिएशन होता है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो एक बार देख लेते हैं, ध्यान दो। हाँ प्रतिंदर बोलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ मॉर्निंग। सर वो जो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हीलियम की नहीं आएगी सर? किसकी? हीलियम की। नहीं, हीलियम नोबल गैस की तो जीरो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नहीं, ओके। हीलियम है ना, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही नहीं बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन को अटैक क्यों करेगा, उसके पास तो वैसे फुल फील्ड है, उसका कोई मकसद ही नहीं है इलेक्ट्रॉन को अटैक करने का। नोबल गैस की तो जीरो मानी जाती है, ठीक है। बात करते हैं हम पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो देखो, पीरियोडिक टेबल में सबसे जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में जो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, वो फ्लोरीन की होती है। Fluorine has the highest electronegativity in the periodic table, that is the 4. Next, cesium has the lowest electronegativity in the periodic table, है ना, that is 0.7 होती है cesium की, फ्रांसियम को छोड़ के, ठीक है। क्योंकि cesium के नीचे क्या आता है, फ्रांसियम आता है। एक्चुअली फ्रांसियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उनकी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, ठीक है। वो कंपाउंड्स तो बिल्कुल बनाते नहीं है, तो उनकी स्टडी नहीं करते हम, ठीक है, उनको हम काम में बिल्कुल नहीं लेते, ठीक है। तो जो सीजियम की है वो लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वैसे फ्रेंसियम की लोवेस्ट होती है, ठीक है। बट फ्रेंसियम क्या है, रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव वो एलिमेंट्स होते हैं जिनसे रेडिएशन निकलती रहती है, और इनकी जो केमिस्ट्री है या उनपे जो रिसर्च है वो क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, बिल्कुल। और इनके कंपाउंड्स होते हैं वो एग्जिस्ट बहुत कम करते हैं, ठीक है, नेचर में रेयरली एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद ग्रुप ग्रुप की बात करें तो सबसे जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो, अरे प्रीतेंद्र मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, तो डोंट वरी, अभी बता रहे हैं, H3BO3 वाले बता दूंगा, ठीक है, पहले ये तो देखना। देखो, एल्कली मेटल ग्रुप में देखे तो एल्कली मेटल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो लोवेस्ट होती है, ठीक है। मतलब जो एल्कली मेटल है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, लोवेस्ट होती है, ठीक है, ग्रुप में। और हेलोजेंस है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाईएस्ट होती है इन दियर रेस्पेक्टिव पीरियड, ठीक है। हम रेस्पेक्टिव पीरियड में देखें, ठीक है, एल्कली मेटल की सबसे लो होगी और हेलोजन की क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इनर्ट गैस इज द जीरो, ठीक है। इनर्ट गैस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम जीरो कंसीडर करते हैं, है ना। नेक्स्ट स्केल की बात करते हैं हम। हाँ, यदि क्वेश्चन में सीजियम और फ्रांसियम दोनों आ जाए, ठीक है, ध्यान दो, ठीक है, किसी स्टूडेंट ने पूछा है यदि एग्जाम में सीजियम और फ्रांसियम दोनों आ जाए तो आपको फ्रांसियम ही लिखना है, ठीक है, ध्यान रहे।
बिल्कुल है ना, फ्रांसियम की सबसे लो होती है, ठीक है, ये बिल्कुल हम डिनाई नहीं कर रहे, बट फ्रांसियम है वो कंपाउंड्स बहुत कम बनाता है, वो रेडियो एक्टिव है, उसकी स्टडी हम करते नहीं है, ठीक है, वैसे फ्रांसियम की लो ही होगी, लो होगी। नेक्स्ट स्केल की बात करते हैं, मुलिकन स्केल, ठीक है। मुलिकन स्केल किस पे बेस्ड होता है? इट इज बेस्ड ऑन आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रो अफिनिटी ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, ये ध्यान रहे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं छोटे छोटे। जो मुलिकन स्केल है वो किस पे बेस्ड होता है? एक तो आयनाइजेशन एनर्जी और एक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये दोनों पे बेस्ड होता है, ठीक है। मतलब यदि आपको ये दोनों एनर्जी पता है तो आप मुलिकन स्केल पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, ये मुलिकन ने बताया है, ठीक है। तो देखो, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी XM, M का मतलब मुलिकन, मुलिकन स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको उस एटम की आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दोनों का सम करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ध्यान रहे, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की यूनिट किस में होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होनी चाहिए, ठीक है, यूनिट्स किस में होनी चाहिए? या आप दोनों का सम कर रहे हो, इनकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होनी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और जूल में क्या फर्क होता है? ये रिलेशन होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जैसी ये यूनिट यहाँ पे देख लो आप, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो देखो, आपको दोनों का सम करना है, ठीक है, वो सम करके 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, बिल्कुल, ये ध्यान रहे। ठीक है, ये मोलिक्यूल पे निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, बिल्कुल। और यूनिट किस में लेनी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, है ना, चेंज कर लेना, यदि आपको जूल में गिवन है तो आप उनको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या कर लेना, चेंज कर लेना, ठीक है। अब देखो, पोलिंग और मोलिक्यूल स्केल पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उनमें क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। पोलिंग ने अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग कैलकुलेट की, फिर मोलिक्यूल ने अलग की, दोनों में रिलेशन आया, ठीक है। रिलेशन क्या था? पोलिंग स्केल पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो मोलिक्यूल का 2 पॉइंट डिवाइड बाई 2.8 होती है, ठीक है। यदि आप मोलिक्यूल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को 2.8 से डिवाइड कर देते हो तो पोलिंग स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाती है ना। मतलब आपका पोलिंग स्केल है वो छोटा मतलब बड़ा स्केल है, मतलब पोलिंग स्केल आपका छोटा स्केल है और मोलिक्यूल स्केल आपका बड़ा स्केल है, ठीक है। मोलिक्यूल में वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा आएगी, ठीक है, फ्लोरीन की, ठीक है। और पोलिंग में क्या आती है? कम आती है ना, जो कि 4 होती है ना। तो ये रिलेशन है दोनों में, ठीक है। ये भी आपसे इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मतलब आपसे ऐसे पूछ ले, पहले तो ये पूछ ले आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गिवन है, फिर आपको क्या करना है, इससे XM निकाल लो, फिर आपको XP पूछे तो आप डिवाइड कर दो, ठीक है। डाउट है इस मोलिक्यूलर स्केल वाले फॉर्मूले में कोई? ठीक है, XP मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एट पोलिंग स्केल, XP मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एट पोलिंग स्केल। जो रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है? मोलिक्यूलर स्केल की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है उसको आप 2.8 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो आपकी XP आ जाती है ना। XP कब आती है? तो मोलिक्यूल वाले को आप 2.8 से डिवाइड कर दो, ये दोनों में रिलेशन है, पोलिंग स्केल और मोलिक्यूलर स्केल, ठीक है। नेक्स्ट एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल और आता है, अलाइड रोचो स्केल आता है, ठीक है। मतलब अलाइड रोचो स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? वो होती है 0.395 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू जेड इफेक्टिव प्लस 0.744, ठीक है। आर यहाँ पे क्या होती है? कोवेलेंट रेडियस होती है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो आर क्या है? कोवेलेंट रेडियस है, ठीक है, दो एटम के बीच की, उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरह से आती है, ठीक है। तो ये कुछ स्केल है, ये अलर्ट वाला कोई काम का नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं आते, आएगा तो क्वेश्चन फिर पोलिंग में से पूछ सकता है या किन में से पूछ सकता है, दोनों में रिलेशन वगैरह, बट आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम इम्पोर्टेंट चीज है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, वो है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या क्या एप्लीकेशन है, ठीक है, तो मैंने आपको पहले पढ़ाई भी थी, दोबारा एक बार बता रहा हूँ, ठीक है। परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन ए बॉन्ड, ठीक है, किसी आयनिक करेक्टर में किसी मतलब
यदि किसी बॉन्ड में आपको आयनिक करेक्टर निकालना हो, परसेंटेज आयनिक करेक्टर, ठीक है, तो आपको ये चीज यूज कर सकते हो। हाँ, टेस्ट में आ सकते हैं, ठीक है, टेस्ट में इनके बारे में मतलब आ सकता है, ठीक है, बिल्कुल डिफिकल्ट सवाल नहीं आएगा, सिंपल आ सकता है, ठीक है, बिल्कुल। परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन ए बॉन्ड, है ना, ये हेनी स्मिथ इक्वेशन के नाम से होती है, हेनी स्मिथ, उसके बेसिस पे हम निकालते हैं। परसेंटेज आयनिक करेक्टर इक्वल टू होते हैं 16 इंटू डेल्टा एक्स, है ना, डेल्टा एक्स का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, है ना, जैसे मान लो ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, तो जो ए बी बॉन्ड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंस है ना, प्लस 3.5 इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, तो ये परसेंटेज आयनिक करेक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे मान लो ये बॉन्ड है ए बी, है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है, इसकी 2.5 है, इसकी 3.5 है, ठीक है, तो इनमें परसेंटेज आयनिक करेक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले डिफरेंस कैलकुलेट कर लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, हमें तो पॉजिटिव लेना है डिफरेंस, है ना, 3.5 माइनस 2.5 कितना हो जाएगा 1, है ना, अब वैल्यू क्या कर दो, पुट कर लो, है ना, यहाँ पे 16 इंटू 1, है ना, प्लस 3.5 इंटू 1, ठीक है, इस तरह से हम डिफरेंस क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आयनिक करेक्टर यदि आपको निकालने हो तो हम हेनी स्मिथ इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट ध्यान रहे एक आयनिक करेक्टर अगर डाइपोल मोमेंट में भी आता है, ठीक है, तो आपको कौन से फॉर्मूला कब लगाना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है, यदि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन हो, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन हो, तब आपको इससे अप्लाई करना है हेनी स्मिथ, ठीक है, और यदि आपको डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो टॉपिक आने वाला है, उसके बेसिस पे भी हम आयनिक करेक्टर निकाल सकते हैं। इसका सेकंड एप्लीकेशन, द एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड can be predicted as delta x increases the acidic strength of oxide of different element decreases। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, है ना, ऑक्साइड में बढ़ता है तो कौन से करेक्टर बढ़ते हैं, बेसिक, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डिक्रीज होता है तो कौन से करेक्टर बढ़ते हैं, एसिडिक, ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूँ, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड, ठीक है, मेटल या नॉन मेटल के ऑक्साइड, ठीक है, मेटल या नॉन मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटल के ऑक्साइड, ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आप किसी में भी यूज मत कर लेना, ठीक है, कुछ भी लगा दिया, ठीक है, हाँ, क्लोराइड में लगा दो, ऐसे लगा दो, ठीक है, तो जो मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड है उनकी हम एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एसिडिक या बेसिक, ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डेल्टा एक्स का डिफरेंस बढ़ता है, यदि डिफरेंस बढ़े, ठीक है, तो कौन से करेक्टर बढ़ेंगे, बेसिक करेक्टर बढ़ेंगे, बेसिक करेक्टर बढ़ेंगे, यदि डिफरेंस डिक्रीज होगा तो कौन से करेक्टर बढ़ेंगे, एसिडिक बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो डिफरेंस कब बढ़ता है, जब मेटल का ऑक्साइड हो, जैसे MgU है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एक आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो डिफरेंस देख लो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, मैग्नीशियम यहाँ पे भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, कार्बन और मैग्नीशियम में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ठीक है, सब जानते हैं, कार्बन तो क्या है, नॉन मेटल है, और मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, ठीक है, तो मैग्नीशियम की मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 1 के करीब है ना, लगभग, है ना, तो कार्बन की कितनी होगी, तो कार्बन की तो 2.5 होती है, हम सब जानते हैं, है ना, बिल्कुल, देखो हमें कोई वैल्यू रटना नहीं है ना, बिल्कुल थोड़ा सा आइडिया से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, कार्बन की तो 2.5 है ना, अब डिफरेंस यहाँ पे देखो कितना आया 2.5, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1, इसका मतलब इसमें कौन से करेक्टर होंगे, बेसिक, इसमें कौन से होंगे, एसिडिक, ठीक है, इस तरह से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, मतलब एसिडिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं जनरली, बेसिक, और नॉन मेटल के ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। अब कई ऐसे पूछेंगे ये कैसे आ गया, ठीक है, इसके बारे में क्या वैलिडेशन है, ठीक है, तो देखो ये सब प्रिडिक्ट किया है, ठीक है, और इसको कैसे प्रिडिक्ट किया है ये ध्यान दो, ठीक है, कई स्टूडेंट पूछेंगे, जैसे मान लो आपके पास 2 ऑक्साइड थे, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड था, ठीक है, एक आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड था, पानी के साथ रिएक्शन कराई मैंने, वाटर के साथ, ठीक है, करा दी रिएक्शन, है ना, सॉल्यूशन बना लिया अलग अलग, एक गिलास में मैग्नीशियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन है ना, MgO का सॉल्यूशन है, दूसरे वाले में CO2 का सॉल्यूशन है ना। अब मैं क्या कर पीएच मीटर लेके आया ना, पीएच मीटर मतलब जो पीएच का मेजरमेंट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो पीएच मेजरमेंट की, तो यहाँ से पीएच आई लगभग 9 के करीब, और यहाँ से जो पीएच का मेजरमेंट किया तो 6 के लगभग पीएच
आई, ठीक है। यहाँ पे pH 9 आई, यहाँ पे 6 आई। मतलब इससे क्या पता चलता है, जब pH 6 है इसका मतलब कौन सी स्ट्रेंथ होगी, एसिडिक, है ना। pH मीटर आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, 7 से नीचे होता तो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ना, एसिडिक करेक्टर होते हैं, और 7 से ऊपर है तो यहाँ बेसिक होता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से क्या किया है, प्रिडिक्ट किया है। मतलब जब मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये बेस बनाएगा, ठीक है, बेस का फॉर्मेशन करेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो इसी बेसिस पे है ना इन्होंने ये रूल बना लिया कि यहाँ पे क्या बना, बेस, और यहाँ पे क्या बना, एसिड। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या था, ज्यादा, और यहाँ पे क्या था, कम। इसी बेसिस पे ये रूल बना लिया, ठीक है, जो भी रूल बता रहा हूँ। यदि डेल्टा एक्स का डिफरेंस बढ़ता है तो बेसिक करेक्टर क्या होंगे, बढ़ेंगे, और यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डिक्रीज होता है तो एसिडिक करेक्टर क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से ये रूल बनाया हुआ है। कोई डाउट है इसमें? हाँ बोलो। हेलो हाँ बोलो। सर, ये ऐसे प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं कि मैग्नीशियम का 1 होगा? क्या? सर आप कैसे कह सकते हैं कि मैग्नीशियम का 1 होगा? मैंने कब कहा वन होगा? सर आपने बोला ना, क्या था, रिलेट कर लो कि मैग्नीशियम का 1 है। नहीं, तेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तेरे को कैलकुलेट करना है, ठीक है। यस तो सर। कैसे करेगा कैलकुलेट, या तो तू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू याद कर ले, यस सर। हैं, या फिर मैं बताऊं साहब से कर ले। क्या बता रहा हूँ मैं, सुन। ऑक्सीजन की पता है 3.5 होगी यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मैग्नीशियम और कार्बन की तेरे को पता है, ठीक है, क्योंकि कार्बन की उस मैंने अभी नोट्स में तेरे को लिखाई थी 5-10 एलिमेंट की, तो वहां से तेरे को पता चल गया कि 2.5। तेरे को मैग्नीशियम का पता करना है, क्या मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से लो होगी या हाई होगी, ये तो तू बता सकता है क्या? इसके बारे में तो हम बता सकते हैं ना, क्या होगी बता। मैग्नीशियम और कार्बन में से किसकी हाई होगी, किसकी लो होगी? सर कार्बन की कार्बन की लो होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई होगी सर। कैसे हाई होगी बताना फिर, सर कैसे कह आपने सकता है? बताया ना, क्योंकि अभी अभी क्या बताया? इसका सर कोई मुझे रूल नहीं पता, मतलब हाई क्यों होगी लो क्यों होगी, वही पूछ रहा हूँ ना मैं सर आपसे। रोल यार अभी भी तो मैंने थोड़ी सी देर पहले तो बताया है। जब आप पीरियडिक टेबल में पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने बताना। पीरियड में लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर इंक्रीज करती है, हाँ, क्यों करती है इंक्रीज? रीजन क्योंकि भी साइज बता। डिक्रीज करता है। हाँ, साइज डिक्रीज करता है कि नहीं करता? यस सर। तो इधर देख, कार्बन और मैग्नीशियम की पोजीशन बता सकता है? कार्बन मैग्नीशियम सेकंड पीरियड में आता है, जैसे यस सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ठीक है। ये मैग्नीशियम तो थर्ड पीरियड में आता है ना, थर्ड। यस सर। और कार्बन कौन से पीरियड में आता है, इधर आएगा लिथियम, सेकंड। इधर क्या आएगा, बेरिलियम, बोरो। बोरॉन, कार्बन, और इधर सिलिकॉन। अब बता किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? सर मैग्नीशियम की। इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी कि नहीं होगी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे? यस सर। तो सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम ज्यादा होगी, इसके यस बाद का सर। बता तेरे को। यस बता सर। कार्बन और सिलिकॉन में ज्यादा किसकी होगी? सर कार्बन और सिलिकॉन में ज़्यादा हम्म, सर इसकी क्या कहते हैं, सिलिकॉन की सर। कैसे? सर क्योंकि सर टॉप से बॉटम जाते तो साइज, ओ सर 2 मिनट, ठीक है, उसकी होगी सर कार्बन की, क्योंकि जब टॉप से बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज तो करती है। कार्बन की यदि सिलिकॉन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या कार्बन की मैग्नीशियम से ज्यादा नहीं होगी? होगी। होगी, बस यही तो बता रहा हूँ मैंने, कौन सा, मैं अभी भी तो सारा चीज तो पढ़ाई हुई है, ठीक है, तो सर ध्यान वो दो, जो ठीक आप है। परसेंटेज एक्स करेक्टर वाला बता रहे थे, सर हाँ, परसेंटेज एक्स करेक्टर का सर उस पे क्या असर पड़ता है सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे? एस परसेंटेज करेक्टर ज्यादा है तो एस ऑर्बिटल का डोमिनेंस ज्यादा है, वहां पे ज्यादा परसेंटेज रहेगा एस ऑर्बिटल, यस सर। है ना, एस ज्यादा होगा। एस न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होता है या पी या डी एफ बता? सर एस। जो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा यस सर। पास में, तो फिर उधर से जो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन उसको ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा वो। यस सर। बस तो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, ठीक। हाँ होगी, और क्या। यस। और कोई? हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर जैसे मल्टी करंट आ गया, मल्टी करंट हाँ में हमें ऑप्शन दे दी और हाँ। सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे एक का डिफरेंस आ गया 1, एक का आ गया 1.25, हम्म एक का 1.5 आ गया। हम्म तो फिर सर हम कैसे पता, और उन्होंने पूछ लिया कि हम्म बेसिक कौन सा है इसमें,
तो सर बेसिक तो 1.5 वाला भी होगा, 1.3 वाला भी होगा, पर वो लेस बेसिक हाँ होगा बिल्कुल। और मल्टी करेक्ट आ ऐसे गया नहीं तो पूछेंगे, नहीं 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 सर नहीं, हम ऐसे कैसे नहीं करेंगे? आएगा। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं। ऐसे पूछेंगे या तो हाईली बेसिक पूछेंगे, या सबसे लो बेसिक पूछेंगे, या हाईली एसिडिक पूछेंगे, या सबसे लो एसिडिक पूछेंगे। ऐसे क्वेश्चन आएगा। ऐसे नहीं आएगा कि बेसिक कौन सा है, ठीक है। यदि मल्टी करेक्ट आ भी जाता है सर तो मल्टी में से मल्टी पूछ करेक्ट आता सकते तो हैं। फिर मल्टी करेक्ट पढ़ दो ना, सबको करेक्ट कर दो जो बेसिक लग रहा है तुम्हें। मैंने बताया था जनरली मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटल के ऑक्साइड क्या होती है बेसिक, और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं एसिडिक। तो वहां से आप क्लिक कर दो। Acidic। और एम्फोटेरिक है तो उसका मैं अभी बताता हूँ कौन कौन से एम्फोटेरिक आ सकते हैं, ठीक है। वो हम सारे रूल करेंगे, ठीक ओके। है। ये तो एक छोटी सी बात है, ठीक है। अभी डिटेल में तो हम अभी और पढ़ना बाकी है। ये तो एक जनरल सी हमें चीज है। वो तो याद करने की लोड नहीं ना कि इस वैल्यू से अगर नहीं, वो याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, अरे हाइड्राइड्स की बात नहीं कर रहा मैं, अभी ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहले ऑक्साइड तो कंप्लीट कर रहा हूँ, हाइड्राइड की बाद में देखेंगे। तो देखो ध्यान रहे, जैसे एक क्वेश्चन है देखो, Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7, ये सारे ऑक्साइड्स है, ठीक है। सोडियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, सिलिकॉन का ऑक्साइड, फॉस्फोरस का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड और क्लोरीन का ऑक्साइड, ठीक है। अब आपसे पूछे एसिडिक कौन से है, बेसिक कौन से है ना, ये सब जान आपको, मतलब ये सब पूछते हैं तो आप किस तरह से अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। तो देखो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, बिल्कुल। ये भी नॉन मेटल का, ये भी नॉन मेटल का है, ठीक है। SiO2 है, ठीक है। ये सिलिकॉन है। सिलिकॉन में क्या होते हैं, मेटेलॉइड के करेक्टर ज्यादा होते हैं, ठीक है। मतलब सिलिकॉन जो सिलिका होता है उसमें मेटेलॉइड बीच का सा होता है, ठीक है। मेटल भी का और नॉन मेटल का, ठीक है, दोनों करेक्टर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा उसका पता कैसे करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस सबसे कम हो, है ना, तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो जो ClO2O7 है, यहाँ पे डिफरेंस सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की 3.5, सॉरी क्लोरीन की 3.1 और ऑक्सीजन की कितनी होती है 3.5, तो यह डिफरेंस कम आएगा। फिर आपको पता है सल्फर और क्लोरीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर की कम होती है, तो यहाँ पे डिफरेंस बढ़ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस और बढ़ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे एसिडिक है, ठीक है। ये वाले जो है बिल्कुल इधर लिखे हुए ना एसिडिक नीचे, ठीक है, नीचे से पेन से लाइन बनाई हुई ना रेड पेन से, ये सारे एसिडिक है, नॉन मेटल के ऑक्साइड है। बट आपसे पूछे सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस चेक कर लो, ठीक है, और उस डिफरेंस के बेसिस पे आंसर आ जाएगा। यदि डिफरेंस कम होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का तो कौन से करेक्टर बढ़ते हैं, एसिडिक करेक्टर बढ़ते हैं। तो ClO2 7 सबसे ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। ओके, अब बात करें इधर, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है एम्फोटेरिक करेक्टर। एम्फोटेरिक क्या होते हैं? एम्फोटेरिक वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनमें दोनों करेक्टर होते हैं, ठीक है। वो एसिड की तरह काम भी कर सकते हैं और बेस की तरह काम भी कर सकते हैं, ठीक है। एम्फोटेरिक क्या होते हैं? जिसमें दोनों टेंडेंसी होती है, ठीक है, बट वो ना तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है, बीच के से होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। एम्फोटेरिक ना तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना तो इतने बढ़िया एसिड होते हैं, ठीक है, जिनकी पीएच बिल्कुल कम हो जाए, ना इतने अच्छे बेस होते हैं कि इनकी पीएच बहुत ज्यादा हाई हो जाए। ये क्या होते हैं? दोनों करेक्टर होते हैं, ठीक है, लगभग 7 के आसपास होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रहे एम्फोटेरिक करेक्टर। हाँ, न्यूट्रल, न्यूट्रल अलग चीज है, ये भी आप रॉन्ग कर दोगे एग्जाम में। न्यूट्रल अलग होता है, एम्फोटेरिक अलग होता है। न्यूट्रल का मतलब होता है जिसकी पीएच एग्जैक्टली 7 हो, ना उसमें एसिडिक करेक्टर हो ना उसमें बेसिक करेक्टर हो। जबकि एम्फोटेरिक क्या होते हैं? एम्फो ग्रीक वर्ड से बना है, एम्फो मतलब ड्यूल नेचर, है ना, ये बिल्कुल ड्यूल नेचर होती है इनमें, धोखेबाज होते हैं, ठीक है। जब भी एम्फोटेरिक के पास में कोई एसिड आता है ना तो वो बेस की तरह काम करने लग जाता है, ठीक है, और जब उसके पास कोई बेस आता है ना तो वो एसिड की तरह काम करने लग जाता है, ठीक है। ये भी पढ़ाऊंगा मैं, जो ब्रोंस्टेड कंसेप्ट होता है एसिड बेस का, उसमें बात करेंगे। तो एम्फोटेरिक में दोनों नेचर होती है, ठीक है। और एम्फोटेरिक कौन कौन से ऑक्साइड होते हैं ये भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो ये एम्फोटेरिक होता है आपका एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, ठीक है। अब मैग्नीशियम और सोडियम के जो ऑक्साइड है ये क्या होंगे? बेसिक होंगे, और ये मेटल के ऑक्साइड है। ज्यादा बेसिक कौन है आपसे पूछे, ठीक है, तो ज्यादा बेसिक कौन है? Na2 है। ऐसा क्यों? ये Na2 में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे ज्यादा है ना, ऑक्सीजन की 3.5, 3.5। सोडियम और मैग्नीशियम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम की कम होती है, डिफरेंस अपने आप ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे कौन से करेक्टर बढ़ रहे हैं? एसिडिक करेक्टर बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो बोलिए। चंद्रशेखर, वैशाली, मैंने डाउट?
ठीक है। अब देखो कई बार है ना क्वेश्चन ना इस तरह से भी आ जाते हैं, है ना, आपको नॉन मेटल के ऑक्साइड दे दिए, ठीक है, तो उसको अटेम्प्ट करने का एक और तरीका भी है ना। जैसे नाइट्रोजन की बहुत सारे ऑक्साइड दे दिए आपको, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5, ठीक है। ज्योति का एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक इसलिए होता है क्योंकि जब आप एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का जब सॉल्यूशन बनाते हो, ठीक है, तो उसमें जो सॉल्यूशन बनता है उसमें दोनों नेचर होती है। कैसे नेचर होती है देखो, एम्फोटेरिक कैसे होता है ये भी आपको थोड़ा बहुत, जैसे मान लो आपके पास एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है Al2O3, ठीक है, यदि आप इसके पास बेस लाते हो NaOH, ठीक है, तो ये बेस आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये किसकी तरह रिएक्शन करने लग जाता है, ये एसिड की तरह काम करने लग जाता है, ठीक है। और यदि आप इसके पास HCl लाओ, है ना, ये एसिड लाओ, तो Al2O3 किसकी तरह काम करने लग जाता है, बेस की तरह काम करने लगता है, ठीक है। फिर इनमें एसिड बेस रिएक्शन होती है, आपस में रिएक्ट करते हैं एसिड बेस, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, ठीक है। रिएक्शंस है वो आगे आ जाएगी, ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, तो ये देखो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5, है ना, नॉन मेटल के ऑक्साइड है ना, बिल्कुल सारे नॉन मेटल के, नाइट्रोजन नॉन मेटल है ना, तो ये सारे एसिडिक है, ठीक है, बिल्कुल आप ऐसा ही सोचते हो कि सारे एसिडिक है, बट ये सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, बिल्कुल, है ना, कोई न्यूट्रल तो नहीं है, ठीक है, ये भी कई बार आपको ध्यान देना होता है, ठीक है, न्यूट्रल कोई ज्यादा नहीं होते, ठीक है, 2-3 ऑक्साइड होते हैं जिनका आपको नाम पता याद रखना होता है न्यूट्रल का, ठीक है, ध्यान दे जो मैं बोलता हूँ आप इसी भी ध्यान रखो, न्यूट्रल का 2-3 का ही नाम आपको याद रखना पड़ेगा। एम्फोटेरिक लगभग 10-12 होंगे, ठीक है, पूरी पीरियोडिक टेबल में या पूरी केमिस्ट्री में, ठीक है, जिनका आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे हर चैप्टर में आ ही जाएंगे, ठीक है, एम्फोटेरिक कभी किसी चैप्टर में आएंगे कभी किसी में आएंगे, ठीक है, अल्टीमेटली सारे याद हो जाएंगे, ठीक है, बट मैं लगभग सारे यहीं पे लिखा रहा हूँ आपको। तो देखो N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5, ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए नॉन मेटल के ही ऑक्साइड आए तो आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट से, ठीक है, इफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज देन एसिडिक कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं एक बार बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, बाद में सारे निकाल लेना। जो मान लो आपको N2O की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है नाइट्रोजन की, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन पे कितना रेस्पेक्टिव चार्ज आएगा, ठीक है, तो आप क्या कर लो, नाइट्रोजन की x मान लो, कितने नाइट्रोजन है यहाँ पे 2x है ना, तो 2x। ऑक्सीजन की ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, ऑक्सीजन कितनी होगी -2, ओवरऑल चार्ज क्या है इस पे, न्यूट्रल है पूरा, तो क्या हो गया 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +1 आ गई, ठीक है, आ गई +1, ठीक है, वैसे सारे को निकाल लो, यहाँ पे कितनी आ जाएगी +2 आ जाएगी ना, ऑक्सीजन पे -2, नाइट्रोजन पे +2, यहाँ पे +3 आ जाएगी, है ना, 2x - 6 = 0, यहाँ पे +4 आ जाएगी, यहाँ पे +5 आ जाएगी। अभी भी ध्यान देना, कुछ स्टूडेंट ऐसे सोच रहे हैं कि नाइट्रोजन यहाँ पे पेंटावेलेंट हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये नहीं है इसके चारों तरफ 5 बॉन्ड बन रहे हैं, ध्यान रहे, ठीक है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 5 हो सकती है बट वो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। ऑक्सीडेशन स्टेट 5 कैसी होगी, क्योंकि मन में यही आ रहा है, तो जो N2O5 की जो स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरह से होती है, N2O5 इस तरह से बनता है, ठीक है, यदि आप बनाओ ना उसकी लुईस डॉ स्ट्रक्चर ऐसे होता है, बीच में एक ऑक्सीजन आता है ऐसे, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ऐसा बनता है ना, डबल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, इस तरह से। तो देखो ऑक्सीजन की -2 होती है तो -2 चार्ज यहाँ वाला, इधर भी -2 वाला, ठीक है। अब देखो ये वाला ऑक्सीजन है ना बीच वाला, इस पे -2 चार्ज है, तो ये दोनों को -1 देगा, ठीक है, इधर -1 शेयर करेगा अपना चार्ज, इधर -1 शेयर करेगा, ठीक है, तो कितनी होगी ऑक्सीजन स्टेट 5 होगी ना। क्या इस नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा है, नहीं, कितने बॉन्ड है 1 2 3 4, है ना, मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड है इसमें भी और इसमें, ठीक है, एक बार देख लो इसको, ऑक्सीडेशन स्टेट 5 हो सकती है, ठीक है, बट कोवेलेंसी 5 नहीं हो सकती, N2O5 इस तरह से बनता है। अब देखो, अब ध्यान दो सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ पे आएगा, नहीं आपको देखो डिफरेंस देख लो ना, तो देखो एक तो ये डायरेक्ट है ना, बिना डिफरेंस देखे ही मैंने ना सीधा लॉजिक बना लिया हमने, ठीक है, अब इसको लॉजिकली कैसे प्रूव करें ये भी कर सकते हैं। देखो आप मुझे बताइए N+1, N+2, N+3, N+4, N+5 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन से की होगी, ठीक है, नाइट्रोजन पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी टेल में, ठीक है, बताइए।
मैं ये पूछ रहा हूँ नाइट्रोजन पे +1 है, नाइट्रोजन पे +2 है, नाइट्रोजन पे +3 है, नाइट्रोजन पे +4 है, नाइट्रोजन पे +5 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो मैंने बताया था अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है ना, 3 पॉइंट कुछ है। ठीक है, 3.01 है, तो यहाँ पे बढ़ जाएगी और 3.11, 3.2, 3.24, 3.3 ऐसे बढ़ जाएगी ना। अब देखो ऑक्सीजन की कितनी है, ऑक्सीजन की 3.5 है, सब में 3.5 है ऑक्साइड में। अब चेक कर लो डिफरेंस कहाँ पे ज्यादा आएगा कहाँ पे कम आएगा। ठीक है, अब देखो डिफरेंस देखो कहाँ पे कम आएगा, यहाँ पे डिफरेंस सबसे कम आएगा, देख सकते हो ना। तो आप 3.3 में से 3.5 माइनस करोगे तो बिल्कुल कम आ गया। देखो ये वैल्यू है ना मैंने अपने हिसाब से लिखी है, देखो नाइट्रोजन वाली 3.01, 3.1 ना, ऐसे आप भी अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़नी चाहिए। ठीक है, बट ऐसा ही नहीं ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाए। ठीक है, ये ध्यान रखना है ना, N+5 का मतलब ऑक्सीजन से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, ये ध्यान रहे। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंस को देख सकते हो। यहाँ पे डिफरेंस सबसे ज्यादा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कम आएगा डिफरेंस, देख सकते हो आप 0.2 का ही आएगा, जबकि यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, मोर आएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे डिफरेंस क्या हो रहा है, जितना कम होगा एसिडिक करैक्टर उतने ही क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा यहाँ पे, N2O5 होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा हाई है ना, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो। फिर आपका NO2, फिर N2O3। ठीक है, ठीक है, N2O और NO2 दोनों क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, इन दोनों न्यूट्रल होते हैं। N2O क्या होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, लाफिंग गैस, और NO होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ये ध्यान रहे, आपको याद करना है। ठीक है, एसिडिक इंक्रीज हो रहे हैं, बट N2O और NO क्या होती है, न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल कौन कौन सी होती है, एक तो N2O, एक NO, एक कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, नाम ध्यान रख लो, N2O, NO और एक कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों गैस क्या होती है, न्यूट्रल। तीनों गैस क्या होती है, न्यूट्रल होती है। ठीक है, बिल्कुल। इसमें डाउट किसी को, देखो हम एक एक चीज को पूरा लॉजिकली देख रहे हैं और बिल्कुल बारीकी से देख रहे हैं। ठीक है, ना तो आप किसी बुक में मिलेगी आपको इतनी, ठीक है, इतना सब एनालिसिस किया हुआ। ठीक है, डायरेक्ट आपको दीवन होगा। ठीक है, जो भी है, ठीक, एक चीज को हम देख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल और करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे पूछिए दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, तो कार्बन पे यहाँ दोनों ही नॉन मेटल के ऑक्साइड है ना, दोनों ही नॉन मेटल के ऑक्साइड है ना। तो कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट कितना है, +4, यहाँ पे कितना है, +2। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ध्यान दो, नॉन मेटल के ऑक्साइड में जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, नॉन मेटल के ऑक्साइड में जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है, एसिडिक करैक्टर उतने ही इंक्रीज करेंगे, है ना। ऐसा मेटल में भी हो सकता है, यदि मेटल में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो बेसिक करैक्टर कम होंगे और एसिडिक करैक्टर बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये कंसेप्ट आप ध्यान रखो। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है एसिडिक करैक्टर बढ़ती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में एसिडिक होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, SO2 और SO3 में से ज्यादा एसिडिक कौन होता है, नहीं दोनों न्यूट्रल है। ठीक है, दोनों को न्यूट्रल है, देखो ये दोनों न्यूट्रल होते हैं, ग्रेटर देन का मतलब ध्यान दो, यहाँ +1 है या +2 है ना। हम थ्योरेटिकली ये बोल सकते हैं कि ये ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, बट दोनों न्यूट्रल होती है, दोनों गैस। ठीक है, ठीक है, इनमें ही नहीं पूछेगा। यदि आपको पूछता है कि N2 और NO में से ज्यादा एसिडिक कौन है, तो आप ऑक्सीजन स्टेट के हिसाब से ये बता सकते हो, बट ये दोनों गैस न्यूट्रल होती है। ठीक, SO2 और SO3 में से, ठीक है, ये SO2 लेस एसिडिक होती है, SO3 मोर एसिडिक होती है। देखो अब इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा थोड़ा सिग्निफिकेंस भी देख सकते हैं। चलो पूछता हूँ मैं आपसे, एक SO2 को आपने पानी में डाला, एक SO3 को आपने पानी में डाला, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता चलती है, देखो ये आगे रेडॉक्स में आती है, बट आपको मैंने नॉर्मली कैसे निकालते हैं थोड़ा बहुत आपको बता दिया है। ठीक है, एक्स मान के कर लो, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज मान के कर लो। ठीक है, आप निकाल सकते हो। और किसी को जरा अच्छे से पढ़ना है तो आप है ना रेडॉक्स रिएक्शन आपके मतलब +1 में सेकंड बुक में, तो उसका वो चैप्टर पढ़ लेना। ठीक है, वहां पे कुछ रूल्स गिवन है, उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। ठीक है, और वैसे कोई डिफिकल्ट नहीं है। जैसे मान लो SO2 की निकालनी हो ना, सल्फर की निकालनी है, एक्स मान लो, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2 होता है, -2 होती है ऑक्सीजन की, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे 2, ओवरऑल चार्ज कितना है 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी +4 आ जाएगी, इस पे कितना आएगा +4, SO3 में कितना आ जाएगा +6 आ जाएगा ना, 3 ऑक्सीजन तो -6 तो +6। ठीक है,
अब मुझे बताओ SO2 वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कौन सा एसिड बनाएगा, ठीक है। और SO3 वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या कौन सा एसिड बनाएगा। ज्यादा ज्यादा एसिडिक ये वाला है ना, ध्यान दो। SO2 इस तरह का एसिड बनाएगा, ऑक्सी एसिड, जिसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, +4 हो, ठीक है। तो ये H2SO3 बनाएगा, ठीक है। ये बनाएगा H2SO4, ठीक है। इसमें +4 है, इसमें +6 है। बताओ दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हुआ। जिस ऑक्सी एसिड में, ऑक्सी एसिड मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन हो, ठीक है। ऑक्सी एसिड में यदि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो उसका एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होता है, बढ़ता है ना। ये सल्फ्यूरिक एसिड है ना, इसका नाम क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इक आता है लास्ट में ना, इक, इसका नाम होता है सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस, OUS आता है, ठीक है। लो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो OUS, हाई है तो इक, ठीक है। इस तरह से नाम हम लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से ये बनाते हैं। SO2 क्या बनाता है, सल्फ्यूरस एसिड। SO3 क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। यदि एसिडिक ऑक्साइड है तो एसिड ही बनाएगा, यदि बेसिक ऑक्साइड है तो वो बेसिक ही बनाएगा। मतलब एसिडिक ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिडिक सॉल्यूशन ही बनाएगा। बेसिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके बेसिक ही बनाएगा, बेसिक सॉल्यूशन ही बनाएगा। और यदि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो वाटर के साथ रिएक्शन करके एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसको हम अभी देखेंगे भी आगे। अब देखो, मोस्ट ऑफ द मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, है ना, इन नेचर, है ना, मोस्ट ऑफ द बेसिक होते हैं, बट कुछ एम्फोटेरिक होते हैं। कौन कौन, एक तो बेरिलियम ऑक्साइड, ठीक है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज लगभग इक्वल होती है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है तो बेरिलियम का ऑक्साइड भी क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। तो एल्यूमिनियम का भी होता है और बेरिलियम का भी होता है, ठीक है। BeO, L2O3, ठीक है। जिंक ऑक्साइड भी क्या होता है, एम्फोटेरिक। SNO भी क्या होता है, एम्फोटेरिक। SNO2 भी क्या होता है, एम्फोटेरिक। SN के दोनों एम्फोटेरिक है। PbO भी क्या होता है, एम्फोटेरिक। PbO2 भी क्या होता है, एम्फोटेरिक। क्रोमियम का होता है Cr2O3, ये एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। तो ये मैंने लगभग आपको 98% ऑक्साइड एम्फोटेरिक करा दी है। यदि आगे कुछ बचते हैं तो आगे चैप्टर्स में आ जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल कोई छूट गया तो, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट एक और चीज बताओ, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना, एक तो अपने S ब्लॉक के मेटल है, एक अपने D ब्लॉक के मेटल है। दोनों में से ज्यादा बेसिक ऑक्साइड कौन से बनाएंगे, बताइए, आंसर दो। एल्कली मेटल के ऑक्साइड और D ब्लॉक की मेटल के ऑक्साइड, है ना, दोनों में से कौन से ज्यादा बेसिक बनाएंगे, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा किसमें होगा। ठीक है, एल्कली के बनाएंगे क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। इन जनरल AM का मतलब होता है एल्कली मेटल, AEM का मतलब होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। आर मोर बेसिक कंपाउंड टू ऑक्साइड ऑफ द D ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ये भी मैंने करा दिया है, ठीक है, छोटी छोटी चीजें। अब देखो एक टेबल लिख रहे हैं हम थोड़ा सा और चीजों को समझने के लिए। देखो यदि आपके पास इधर मैं बेसिक ऑक्साइड लिख रहा हूँ, यदि आपके पास Na2O है, ठीक है, ध्यान दो, मेटल का ऑक्साइड है, क्या है, बेसिक है, तो इसको जब वाटर में डालोगे तो ये क्या बनाएगा, बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है, बेस बनाएगा, ठीक है। Na2O को वाटर में डालो क्या बनाएगा, NaOH का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। MnO, मैग्नीज ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो MnOH का होल ट्वाइस बनाएगा, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, किसी मेटल का ऑक्साइड यदि बेसिक है तो उसका हाइड्रोक्साइड भी क्या होगा, बेसिक होगा। ध्यान दो, किसी मेटल का ऑक्साइड बेसिक है तो उसका हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अब एसिडिक ऑक्साइड है मेरे पास, एसिडिक SiO2, B2O3, N2O5 है, सारे नॉन मेटल के ऑक्साइड है, तो ये क्या है, एसिडिक है। जब आप SiO2 को वाटर में डालोगे तो ये एसिडिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हाइड्रोक्साइड का मतलब ये नहीं है कि वो बेस होता है, ध्यान दो, ये बिल्कुल भी गलत फहमी मत रखना कभी भी। जहां भी OH आए किसी के साथ, मतलब जरूरी नहीं वो हमेशा बेसिक होता है, ठीक है, वो एसिडिक भी हो सकता है, ठीक है। SiOH का होल फोर सिलिसिक एसिड होता है, ये क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। B2O3 क्या बनाता है, BOH का होल थ्राइस, जिसको बोरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बोरोन का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एसिडिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है, जिसको बोरिक हाइड्रोक्साइड के नाम से हम जानते हैं, इसको बोरिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। यदि बोरोन ऑक्साइड को आप वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो बोरिक एसिड बनेगा, है ना, जिसको H3BO3 भी बोलते हैं और BOH का होल थ्राइस भी बोलते हैं।
N2O5 वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, HNO3 बनाएगा, जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5 है, ठीक है। यहाँ भी नाइट्रोजन की 5 है, यहाँ भी नाइट्रोजन की 5 है, ठीक है। यदि एसिडिक ऑक्साइड है तो उसका हाइड्रोक्साइड भी क्या होगा, एसिडिक होगा, ध्यान दो। यदि ऑक्साइड एम्फोटेरिक है तो उसका हाइड्रोक्साइड भी क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक। तो एल्यूमिनियम का जो हाइड्रोक्साइड है AlOH का होल थ्राइस, ये भी क्या होगा, एम्फोटेरिक ही होगा, ठीक है। दिस इज आल्सो एम्फोटेरिक, ये कोई बेस नहीं है, ठीक है, ये दोनों की तरह काम कर सकता है, एसिड की तरह भी और बेस की तरह, है ना। और बेरिलियम का ऑक्साइड यदि एम्फोटेरिक है तो उसका हाइड्रोक्साइड भी क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। जिंक का हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है तो उसका ऑक्साइड भी क्या है, एम्फोटेरिक है, ठीक है। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अभी किसी को जाना नहीं है, क्लास 11:30 बजे तक है, ठीक है। ऑल स्टूडेंट शुड बी प्रेजेंट। तो ये आपको चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। मतलब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैं आपसे पूछूं, ठीक है, जल्दी से जवाब देना, इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, ऐसे पूछते हैं आपसे ना, विच वन इज द मोर एसिडिक, ठीक है, विच वन इज द मोर एसिडिक, ठीक है, जवाब दो, ठीक है, आपने अब तक पढ़ा है तो रीजनिंग है। ए ऑप्शन NaOH सबसे ज्यादा मोर एसिडिक, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड सी ऑप्शन, बेरियम का हाइड्रोक्साइड विच इज द मोर एसिडिक, और डी है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विच इज द मोर एसिडिक। आंसर दो, विच वन इज द मोर एसिडिक। बिल्कुल राहुल बंसल सही है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, दिमाग की बत्ती हो जाएगी, ठीक है, यही तो होता है। अब आपको यही तो पता नहीं है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे बना है, Na2O से बना है ना, बिल्कुल बेसिक हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, बिल्कुल। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बेसिक है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल बेसिक है। एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक नेचर रखता है, एम्फोटेरिक, तो एसिड की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। आपसे पूछे मोर एसिडिक कौन है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। आपसे पूछे मोर बेसिक कौन है, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, प्रीतेंद्र सिंह है इसमें, प्रीतेंद्र सिंह, शर्मन, प्रीतेंद्र को कॉल लगा, सर क्लास में बुला रहे, उसको बोल जल्दी से। ये कोई नौटंकी नहीं चलेगी, जब भी क्लास में जब भी चले जाओ, ठीक है, आना है तो आओ, नहीं है तो नहीं आओ, ठीक है, दो ही बात है। यदि आपका नेटवर्क इश्यू होता है तो आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है, मैसेज डाल सकते हो और दोबारा ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, एटलीस्ट ट्राई, यदि नेटवर्क है तो ना। अनन्या है मेडिकल वाली, उसने आराम से मैसेज डाला है पूरा, ठीक है, उसका उन्होंने बार बार किया है, सर ना मतलब नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो मैंने दोबारा ट्राई कर, ठीक है, जब बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा था तो मैंने उसको लीव करने के लिए बोल दिया था। एसिड, ठीक है, बोरिक एसिड इज द H3BO3, ठीक है, बोरिक एसिड इज द H3BO3, है ना, जिसको हम BOH का होल थ्राइस भी बोल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको, है ना, 3 हाइड्रोजन है 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, BOH का होल थ्राइस, ठीक है। ये वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड होता है, इंपॉर्टेंट चीज है, ये वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड होता है, ये कोई आरएनएस एसिड नहीं होता, ठीक है। देखो एसिड के 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक आरएनएस एसिड होता है, एक लुईस एसिड होता है, और एक कौन सा होता है, ब्रोंस्टेड कंसेप्ट होता है, ठीक है, 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। आरएनएस के अकॉर्डिंग एसिड क्या देते हैं, H+ देते हैं, है ना, बेस क्या देते हैं, OH- देते हैं। लुईस एसिड और लुईस बेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्टिकल क्या होते हैं, लुईस एसिड, और इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल क्या होते हैं, लुईस बेस, ठीक है। तो देखो आपका जो बोरिक एसिड है, ठीक है, बोरिक एसिड BOH का होल थ्राइस, इसकी जब आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसमें बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है, बिल्कुल।
ठीक है, ये सिया भी पूछ रही थी उस दिन, ये बोरिक एसिड है, ऐसे बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है, ऐसे कुछ। ठीक है, देखो पूरी केमिस्ट्री में एक ऐसा एसिड है, ठीक है, जो कभी H+ नहीं देता, ठीक है, बाकी एसिड आपका H+ देते हैं, है ना, यदि एसिड की बात करें तो H+ रिलीज होता ही है ना मोस्टली में, ठीक है, लगभग H+ देते ही है ना, बट ये एसिड होता है जो H+ नहीं देता, ठीक है। ठीक है, तो ये किस तरह से रिएक्शन करता है, क्या करता है? ओके शर्मन, ठीक है, देखो बोरिक एसिड, बोरिक एसिड क्या होता है, लुईस एसिड होता है, बिकॉज इसमें बोरॉन का ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, देखो एक वैकेंट ऑर्बिटल पढ़ाई है बोरॉन के पास खाली, है ना, बिल्कुल, और वाटर है, इसमें ऑक्सीजन के पास क्या लोन पेयर है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, वाटर क्या बना लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा इससे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो होगा क्या यहाँ पे, ऑक्सीजन की ट्राइवेलेंसी क्या होती है, लेस स्टेबल होती है, ठीक है। हाँ, जिसका नेटवर्क प्रॉब्लम है फिर आप कर सकते हो, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट ना, ठीक है, बाद में मत बोलना कि हमें पढ़ाया नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट तो खास कर, ठीक है, जो अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से ऑक्सीजन ट्राइवेलेंट है, यहाँ से H+ क्या जाता है, निकल जाता है, ठीक है। H+ निकलने के बाद क्या बन जाता है, देखो एक OH, 2 OH, 3 OH और 4 OH आ जाते हैं, ठीक है। तो BOH का होल 4 माइनस बन जाता है, ठीक है। और जो H+ निकला है वो किससे निकला है, वाटर से निकला है, ठीक है। H+ किससे निकला है, वाटर से निकला है, ठीक है। तो देखो एक स्टूडेंट ने पूछा कि वीक मोनोबेसिक क्या होता है, वीक का मतलब जो वीक हो, ऐसा एसिड जिसकी पीएच क्या हो, बिल्कुल लो नहीं हो, ठीक है, मतलब 7 के करीब हो, 6, 6.5 के लगभग, ठीक है, वो वीक होता है। मोनो का मतलब सिंगल, है ना, जिसकी बेसिसिटी क्या हो, 1 हो, है ना। एसिड की बेसिसिटी क्या होती है, यदि एसिड H+ दे, है ना, जितने H+ देगा वो उसकी बेसिसिटी होती है। जैसे HCl एक H+ दे सकता है तो उसकी बेसिसिटी क्या है, 1। H2SO4 की बेसिसिटी कितनी है, 2, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये H+ एक निकला है ना, ये वाटर से निकला है, बट एक H+ तो निकला ना, उसको हम मोनोबेसिक बोलेंगे, ठीक है। तो ये वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड होता है ना। कौन सा एसिड होता है, लुईस एसिड, आर्सेनियस एसिड नहीं होता, ठीक है। देखो कई स्टूडेंट को ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको ना लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट को ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकलनी आती, लास्ट में हम बता देंगे, ठीक है, 2-4 एग्जांपल कैसे करते हैं, ठीक है, जो इस चैप्टर में काम आएगी, है ना, डोंट वरी। एक और कंसेप्ट, यदि इस तरह का आपको बॉन्ड बनता है EOH, ई का मतलब एलिमेंट, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो इसमें OH बॉन्ड है ना, ये एसिड की तरह काम करेगा या बेस की तरह काम करेगा, ये एक नहीं है, इसके चारों तरफ कितने भी हो सकते हैं, मैंने एक ले लिया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज मोर between E and O, then it will give OH minus ion, ठीक है। यदि E और O के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, ठीक है, तो कौन सा आयन निकलेगा, OH माइनस आयन निकलेगा। ध्यान रहिए ये बेस की तरह काम करेगा, जैसे NaOH, NaOH में क्या होता है, सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होता है, मोर होता है, ठीक है। तो NaOH क्या देता है, OH माइनस देता है, ठीक है, ध्यान रहिए। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज मोर between E and O, then it will give OH minus ion in water. If difference is less, then it will give H plus ion in water, ठीक है। यदि E और O के बीच में डिफरेंस कम है तो क्या देगा, वो H plus देगा, ठीक है। कैसे, है ना, जैसे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पे देखो सल्फर क्या है, नॉन मेटल, है ना, तो सल्फर और ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो क्या है, लेस होता है ना, तो क्या देता है, H+ देता है, ये क्या देता है, H+ देता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ हाइपोथेटिकल बना लिया तो आप ना NaOH और H2SO4 से कर सकते हैं। NaOH में देखो वाटर में डालोगे तो सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है, ज्यादा है, ठीक है, तो ये बेस की तरह काम करेगा, ठीक है, Na+ और OH- बनाता है, ठीक है, एक सॉल्यूशन में। जबकि H2SO4 का आपको पानी में डालोगे, यहाँ भी तो OH है ना, यहाँ पे भी OH है, ठीक है, तो ये क्या देगा, ये H+ देगा, बिकॉज सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो क्या है, लेस है, तो ये 2 H+ देगा प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वीके जायसवाल में इस टाइप का एक क्वेश्चन भी है, ठीक है, जब आप सोल्व किया होगा किसी ने, स्टूडेंट ने। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट चीज है बॉन्ड लेंथ,
को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी कई बार मॉड्यूल में आपको क्वेश्चन मिला होगा, इसको भी हम देखते हैं, है ना। ये भी एक तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या है, एप्लीकेशन है, ठीक है। व्हेन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम इंक्रीजेज देन बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज, ठीक है, एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब दो एटम, ठीक है, जैसे मान लो ए और बी है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यदि बढ़ता है, ठीक है, तो आपकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी हो जाएगी ना, दोनों ज्यादा पास आएंगे, ठीक है, मतलब आयनिक करेक्टर बढ़ रहे हैं ना, इसका मतलब ना कि ए और बी के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता है, ठीक है, तो आपकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। जब बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है तो बॉन्ड क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है और जो बॉन्ड लेंथ है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है और जो बॉन्ड लेंथ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। जब बॉन्ड लेंथ छोटी होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे मान लो ए और बी के बीच में क्या है, बॉन्ड बन रहा है इस तरह से, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड है ना, शेयरिंग हो रही है ना। तो देखो जो डी ए बी है ना, जो बॉन्ड लेंथ है ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है ना, इसका न्यूक्लियस दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, वो आपका बॉन्ड लेंथ है। वो क्या होता है, आर ए प्लस आर बी। आर ए क्या होता है, रेडियस ऑफ ए, आर बी क्या है, रेडियस ऑफ बी, माइनस 0.09 मोड ऑफ एक्स ए माइनस एक्स बी, है ना, इसका आपको मोड लेना है। ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। एक्स ए माइनस एक्स बी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, है ना, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। यदि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल एक जैसे ही एटम है, तो ये वाली टर्म आएगी ही नहीं, ठीक है, ये जीरो हो जाएगी पूरी, है ना। अदरवाइज दोनों का रेडियस का सम हो जाएगा, है ना। देखो रेडियस कैसे निकालोगे आप, है ना, आर ए की रेडियस कैसे निकालोगे, आप क्या कर लो, एटम ए है इसका डायमीटर निकाल लो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आर ए कैसे निकालेंगे हम, डायमीटर ऑफ ए, आर बी कैसे निकालेंगे हम, डायमीटर ऑफ बी बी, इसका क्या कर लो, हाफ कर लो, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आपका है ही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी कई बार काम आता है, ठीक है, इसको भी आप देख लेना है। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो है ना, इसका मतलब दोनों एटम ही एक जैसे है, ठीक है, तो दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डायरेक्ट, हाँ, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ वन, है ना। जैसे ए और ए दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, तो उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, 2 टाइम्स ऑफ आर ए हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी ध्यान रखना। कई स्टूडेंट ने पूछा भी था कि कब कर, मतलब ये क्वेश्चन बताओ इस तरह का, तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको पढ़ा दूंगा। बॉन्ड लेंथ और साइज का, नहीं, बॉन्ड लेंथ और साइज का कोई डिपेंडेंस की बात करें हम, ठीक है। देखो ये एक्चुअली में जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ये कहीं से भी जो भी है ना, मतलब ये हमारी मतलब सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है वैसे, ठीक है, तो इसका डेरिवेशन वगैरह है, ये मतलब आप जब हायर क्लासेज में आगे जाओगे तब इस तरह के फॉर्मूले को हम देख सकते हैं, ठीक है। मतलब इनका देखो मैथ्स की तरह नहीं है, ठीक है, मैथ्स की तरह हम डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है। इनको डिराइव करने के लिए आपको ना बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट के साथ स्टडी करनी पड़ेगी, है ना, जो कि एक तरह से मुश्किल है ना। हम अभी ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, ठीक है, जैसे हम लेटिस एनर्जी के फॉर्मूले हैं, हाइड्रेस एनर्जी के फॉर्मूले, ठीक है, इनका कोई डेरिवेशन है नहीं हमारी बुक में, या कहीं आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, मिलेगा बट बहुत ही हायर क्लासेज में मिलता है, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। और कोई पूछ रहा है कि बॉन्ड लेंथ और ये जो इलेक्ट्रॉन क्या पूछा था, एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ। एक बॉन्ड लेंथ साइज में कैसे डिपेंड करता है, देखो बॉन्ड लेंथ और साइज का मतलब क्या है, देखो बॉन्ड लेंथ है क्या, ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसकी लेंथ है कि नहीं है। अब साइज की बात करें, ठीक है, यदि साइज बढ़ती है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी ना। जैसे ये एटम बड़े बड़े हो रहे हैं तो इनके बीच में बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगी बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। बट बॉन्ड लेंथ को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ भी रिलेट किया गया, ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है ना, जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो पास पास आएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, तब माइनस किया गया है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले टर्म को माइनस इसलिए किया गया है बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, दोनों एटम पास पास आएंगे, ठीक है। साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। ओके चंद्रशेखर, एक स्टूडेंट का और क्वेश्चन है, सर एक एटम में 2 ऑक्सीजन और दोनों का सेंटर, मतलब क्वेश्चन समझा नहीं मैं, एक एटम में 2 ऑक्सीजन है ना, ये
सेंट्रल एटम से डिस्टेंस सेम ही है, ठीक है। ये देखो आप, ठीक है, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड है। देखो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ किस तरह से डिपेंड करते हैं। यदि बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, ठीक है, बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी, ठीक है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है ना। तो फिर वो क्या हो जाएंगे, दूर दूर होंगे, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखना। क्यों, देखो बॉन्ड लेंथ बढ़ने का मतलब दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब एटम है वो ज्यादा टाइटली अट्रैक्टेड नहीं है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ एक ही चीज होती है, जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी इतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। तो ये सारे जो कंसेप्ट है एक काम के है, ठीक है, तो मैंने सारे इन्वॉल्व कर दिए एक साथ। एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपसे, ठीक है, 5-7 मिनट है, ठीक है। जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, देखो ध्यान दो इधर। आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन आर क्या गिवन है, 17.42 आयनाइजेशन पोटेंशियल है, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ना, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी गिवन है आपको 3.45, ठीक है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, है ना, फ्लोरीन की आपको आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आपको गिवन है, आपको पता करनी है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ठीक है, उसके बारे में पता करना है। और मोलिकुलर स्केल पे आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, कैसे नहीं, पॉलिंग स्केल पे फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है यदि आपको फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी गिवन है, इसका मतलब आप मोलिकुलर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना, XM इक्वल टू क्या होगा, IP प्लस EA/2, ठीक है। मोलिकुलर स्केल पे आपको पता चल गया तो यू कैन कैलकुलेट एट पॉलिंग स्केल आल्सो। और पॉलिंग स्केल और मोलिकुलर स्केल पे जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, XP इक्वल टू क्या होता है, XM/2.8, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसको 2.8 से क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, और आप वैल्यू पुट कर सकते हो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, आपको आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और सबसे पहले आप मोलिकुलर स्केल पे फाइंड आउट करोगे, फिर आपको पॉलिंग स्केल पे निकालनी है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादातर आपको पॉलिंग स्केल पे पूछी जाएगी, ठीक है। बाकी क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे दिया, ठीक है, किसी स्टूडेंट को डाउट है तो आप इसमें से पूछ सकते हो, ठीक है, आंसर भी लिखे पड़े हैं, ठीक है, जो भी हमने कंसेप्ट किया है उनके बेसिस पे, ठीक है। और ये सारे है ना कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है, और नोट्स है वो बना लेना, ठीक है, सारे स्टूडेंट है उनका नोट्स रेडी होना चाहिए, ठीक है। चलो कल आपका टेस्ट है, ठीक है, कल आप पढ़ाई करो, ठीक है, मतलब अभी पढ़ने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना, तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आयनाइजेशन एनर्जी है, इन सबको अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और जो भी डाउट हो वो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन वही करो जो आपको पढ़ा दिए गए, ठीक है, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनको एक बार रहने दो, ठीक है। जिन स्टूडेंट को ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पूछना वो रुक सकते हो, ठीक है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ठीक है, थोड़ा बहुत बता देता हूँ, सबको बता देता हूँ, ठीक है, कैसे निकालते हैं, है ना, वेरी सिंपल। ठीक है, अभी मैं वो चीज ही बता रहा हूँ जो यहाँ पे काम आ रही है, ठीक है, बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम दूसरे चैप्टर में करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है, इसमें ऑक्साइड में, है ना, वो होता है -2, ये आपको याद करके रखनी है, कितना होता है, -2 होता है, ठीक है, ये पता है तो आप किसी में भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। हाइड्रोजन का होता है वो +1 भी होता है और -1 भी होता है ना, फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है, ठीक है। तो ये जैसे मान लो आपको दे दिया, मैंने दिया N2O5, ठीक है, एक एग्जांपल कर लेते हैं। आपको बताना कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ठीक है, कैसे निकालेंगे, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन की तो आपको पता है, इसकी निकालनी है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक एटम पर चार्ज निकालना, आपको किसी एक एटम पे नाइट्रोजन यहाँ पे 2, तो एक पे कितना आएगा, ठीक है, ये निकालना है, निकाल लेंगे। इसका एक्स मान लो, ठीक है, एक्स मान लिया, कितने नाइट्रोजन है यहाँ पे। हाइड्रोजन का -1 कैसे होता है, देखो यदि हाइड्रोजन किसी
इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ बॉन्डिंग करता है, जैसे NaH के साथ कर रहा है ना, सोडियम हाइड्राइड, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना सोडियम, तो इस पे +1 चार्ज आता है एल्कली मेटल पे, तो हाइड्रोजन पे कितना आएगा -1। तो इस तरह से हाइड्रोजन की -1 भी होती है, ठीक है। हाइड्रोजन की कई बार +1 भी होती है, ठीक है, जैसे CH4 आ गया ना, CH4 में हाइड्रोजन पे +1 चार्ज भी होता है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ज्यादा है। देखो N25 में कैसे निकालेंगे नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का x मान लो, कितने नाइट्रोजन है यहाँ पे 2 है ना, तो 1 पे x है तो 2 पे कितना हो जाएगा 2x प्लस, ऑक्सीजन पे कितना होता है अभी भी बताया मैंने -2 होता है, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे 5 है ना, तो 1 पे -2 तो -2 × 5 मल्टीप्लाई कर दो है ना -10। अब क्या इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है आपको, नहीं है ना, पूरा न्यूट्रल है ना, पूरा कोई चार्ज नहीं है ना लिखा हुआ, तो 0 लिख दो, ठीक है, इक्वल टू 0 लिख दो, इसका मतलब चार्ज क्या है 0 दोनों का सम, तो कितना आंसर आ जाएगा 2x इक्वल टू कितना हो गया 10, x इक्वल टू कितना होगा +5, ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हो। और भी एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं, जैसे सल्फेट आयन है ना, इसमें आपको सल्फर का निकालना है, ठीक है, सल्फेट आयन है इसमें सल्फर का निकालना है, कैसे निकालोगे, सल्फर की मान लो ऑक्सीजन पे कितनी होती है -2 × 4, अब इस पे कोई चार्ज दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, ये वाला -2 है ना, इसको आप क्या कर दो इक्वल टू -2 कर दो, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा -2 + 8 कितना आ जाएगा +6, इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है, ऑक्साइड और, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल वेरी सिंपल, कोई कुछ नहीं करना, ऑक्सीजन के -2 पुट करो, x मानो और एक एटम पे निकाल सकते हो। हाँ आदित्य समझ आ गया, और एग्जांपल बताऊं, हाँ अंकिता बोलो। हेलो सर। हाँ सर वो पेज बैक करना। हाँ लो, इसका नहीं सर, वो आपके पास जो नोटबुक है। उसका ये वाला, यस सर, हाँ और पीछे करना सर, लो, इससे आगे सर। इससे आगे तो यही वाला ही है। हाँ जी सर, वो जो ऊपर है ना कंसेप्ट, वो वाला समझा दो, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी। कौन सा ये वाला, यस सर। देखो बोरिक एसिड होता है ना, इसमें बोरोन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है ना, पता है ना, बोरोन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं चारों तरफ, ठीक है, आप स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो, ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी, है ना। जिनका नेटवर्क प्रॉब्लम हो लीव कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह से, ठीक है। अब बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, आप ये देखोगे तो ये वाटर क्या करेगा, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। अब क्या होगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो रही है, 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ से एक H क्या करेगा निकल जाएगा, ठीक है, ये क्या बना लेगा, कितने OH हो जाएंगे 1 2 3, और एक ये वाला OH, तो क्या बन जाएगा BOH का होल 4 नेगेटिव, और H+ यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो बोरिक एसिड H+1 देता है, बट देता कहाँ से, वाटर से देता है, वाटर से रिलीज होता है वो H+, ठीक है, वाटर वाला आता है। हाँ प्रणव क्या प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन पूछना है सर। कौन सा क्वेश्चन, मैं बोल एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है, इसमें किसकी ज्यादा होगी। हाँ बोलो। एक H3PO2, हाँ H3PO3, H3PO4। इसमें तो एक्सेप्शन होता है, ठीक है, वो बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट वाले रूल को फॉलो नहीं करता, ठीक है, एक्सेप्शन, ठीक, इसको छोड़ दे तू, ठीक है, अभी मैं जब ऑफलाइन आऊंगा ना यस सर। तब बताऊंगा, ठीक है, ये जेडीली में दी1 है, ठीक है, ओके इसमें सर। ऑक्सीडेशन स्टेट वाला रूल फॉलो नहीं होता, तो नॉन जो मेडिकल के स्टूडेंट है वो काफी कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, उनके लिए जरूरत ही नहीं है ये, है ना, ओके समझ गया, और तुम्हारे भी आता नहीं है, ठीक है, इजीली, ठीक है, क्योंकि इसमें ना एक्सेप्शन होता है, ठीक है, वो रूल ही फॉलो नहीं होता जो हम लगा रहे हैं, ठीक है, डोंट वरी। ओके सर। ओके ठीक है, तो अब आज का लेक्चर हम यहीं तक फिनिश करते हैं, ठीक है, और बाकी है ना आपको डाउट हो तो पूछ लेना, है ना, और टेस्ट में सारे बच्चे प्रेजेंट होना, ठीक है, ओके।